हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच, और ए टू जेड बैच के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की ऑलरेडी हम लोग 5 क्लासेस पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो 5 क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो 5 क्लासेस जाके देख लो। प्ले लिस्ट में आप जाओगे ए टू जेड बैच के अंदर तो आपको प्रोनाउन की 5 वीडियोज आपको दिख जाएंगी। आज प्रोनाउन की लास्ट वीडियो है, क्योंकि आज की क्लास में हम पूरा प्रोनाउन जो है वो खत्म कर देंगे, जो भी बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कल से हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव। हम लोग अभी ए टू जेड बैच के अंदर बेसिकली क्या क्या पढ़ चुके हैं। नाउन हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन आज हम लोग खत्म कर देंगे। और वर्ब भी जो है, वर्ब का जो बेसिक वाला पार्ट है वो मैंने आपको करवा रखा है, उसकी भी शायद 7 या 8 पार्ट्स है। तो टोटल 3 टॉपिक जो है वो तो मैंने कवर कर दिए हैं। वर्ब का जो एडवांस वाला पार्ट है वो मैं कराऊंगा, जब एडजेक्टिव एडवर्ब करा दूंगा उसके बाद मैं वर्ब कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। ये सारी वो चीजें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना। इसलिए मैंने कहा कि पहले आप जाओ और प्रीवियस वीडियोस को देख कर आओ, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। मतलब बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ। आप ये मान के चलो 90% हम लोग पढ़ चुके हैं। 10% जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कहां से, यहां से, यूज ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, आज हम लोग यहां से पढ़ने वाले। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, यूज ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। देखो, सबसे पहले आप समझो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज आप करते हो क्या करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, उनको बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, जैसे हु, whom, whose, which, what, etc। जब आप इनका यूज करते हो ना क्या करने के लिए, सेंटेंस में किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए, तो आप इनको क्या बोलते हो, इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हो। देखो, डिपेंड करता है इनके यूज पे। ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन तो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिया है, आप एक बार देखना उसको जाके। ठीक है, मैं यहाँ पर तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन आप कब कहोगे, जब इनका यूज आप करोगे क्या करने के लिए, सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं आपके सामने एक लिख दूं क्वेश्चन, हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। तो मैं आपसे पूछूं क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर पूछा जा रहा है, हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। ठीक है, ये किताब किसकी है। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन तो है यहाँ पर। अगर ये क्वेश्चन है तो क्या मैं इस हुज को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कह सकता हूं। बताओ आपका आंसर क्या होगा। आप अगर कहते हो यस तो मैं कहूंगा गलत है। देखो, इंटरोगेटिव है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। इसके डायरेक्ट बाद एक नाउन आ रहा है ना, तो आप ध्यान रखना, अगर इनके डायरेक्ट बाद में एक नाउन आए, ठीक है, अगर आप इनको एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हो और इनके डायरेक्ट बाद अगर एक नाउन है, तो ऐसे में इनको आप इंटरोगेटिव तो कहते हो, लेकिन इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहकर आप क्या बोलते हो, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हो। ध्यान रखना। तो अभी जो बेसिकली हुज है, ये क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर मेरे को इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा, हुज इज दिस बुक, ऐसे बोलूंगा मैं, हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। अब यहां पर देखो, हुज के डायरेक्ट बाद तो कोई नाउन नहीं है ना, लेकिन क्वेश्चन भी पूछ रहा है। अगर डायरेक्ट बाद नाउन नहीं है तो अब आप इसे क्या बोलोगे, अब आप इसे बोलोगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव तो है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है। अब क्योंकि डायरेक्ट बाद एक नाउन नहीं है तो आप इसे क्या बोलोगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर डायरेक्ट बाद नाउन होगा तो क्या कहलाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब आप इनको यूज करते हो क्वेश्चन पूछने के लिए तो इनको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, पहले इनका यूज देखो कि हु को हम कब यूज करते हैं, हुम को कब यूज करते हैं, हुज को कब और विच को कब करते हैं। देखो, हु का मतलब होता है इट इज यूज टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। अगर आप किसी सेंटेंस में हु यूज करते हो क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे आप बोलोगे हु डिड दिस। अगर मैंने बोला हु डिड दिस, तो यहां पर देखो हु जो है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो यानी कि आप इसको क्या बोलोगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इसके बाद देखो नाउन तो नहीं है ना, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो अगर मैंने यहां पर हु लगाया तो मैं क्वेश्चन तो पूछ रहा हूं, लेकिन आप बताओ मैं असल में क्या जानना चाह रहा हूं। मैं जानना चाह रहा हूं सब्जेक्ट के बारे में। अगर मैं बोल रहा हूं हु डिड दिस, ये किसने किया, तो जिसने भी किया वही तो सब्जेक्ट है। यानी कि जो करने वाला है मैं उसी के बारे में तो पता कर रहा हूं कि हु डिड दिस। अगर मैं किसी को बोलता हूं हु डिड दिस और सामने वाला मुझे बोले रमेश डिड दिस, तो सामने वाले ने क्या किया, मेरे हु का आंसर किससे किया, रमेश से किया। यानी कि अगर रमेश सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट किसकी जगह पर आया, हु की जगह पर आया ना। तो आप हु बेसिकली लगाते हो क्या करने के लिए, फाइंड आउट द सब्जेक्ट, टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करने के लिए। ठीक है, हुम इट इज यूज टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, और हुम आप पता करते हो क्या करने के लिए, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए। जैसे हुम डू यू स्कोल्ड, कि तुम किसे डांटते हो, हुम डू यू स्कोल्ड। देखो यहां पर डांटने वाले कौन हो, तुम, यानी कि यू। तो ये आपका सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो डांट पड़ रही है किसको पड़ रही है, इसी को तो पड़ रही है। मैं अगर बोलूं कि तुम किसको डांटते हो, तो वही जो किसको है वही तो ऑब्जेक्ट हुआ ना। अगर मैं बोल रहा हूं तुम किसको डांटते हो और तुम मुझे आंसर करोगे कि मैं उसे डांटता हूं, तो तुम्हारा जो उसे है जिसका भी तुम जिक्र कर रहे हो, असल में वही तो ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं तुम किसे डांटते हो,
या किसको डांटते हो, तो वही तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो ध्यान रखना whom जो होता है ये आप लगाते हो टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। who सब्जेक्ट होता है और whom आपका ऑब्जेक्ट होता है। अगला होता है whose, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द ओनर या फिर द वन हु possesses समथिंग। आप whose कब लगाते हो, जब आपको ना ओनर का पता करना होता है कि किसी चीज के ऊपर किसका अधिकार है, किसी चीज के ऊपर किसकी ओनरशिप है या किसका पोजेशन है, उसका पता करने के लिए आप whose लगाते हो। जैसे अगर मैं लिखूं, अभी लिखा था मैंने ऊपर whose इज दिस बुक, whose इज दिस बुक, तो इसकी हिंदी क्या बनेगी कि ये किसकी किताब है। whose इज दिस बुक, ये किसकी किताब है, यानी कि मैं जानना चाह रहा हूं कि इस किताब का क्या ओनर कौन है। अगर मैं whose लगा रहा हूं तो मीनिंग क्या बन रही है, whose इज दिस बुक, यानी कि इस किताब का ओनर कौन है, किताब किसकी है। तो किसकी का मतलब क्या है कि मैं जानना चाह रहा हूं कि भाई किताब पर हक किसका है, इस किताब को पजेस कौन करता है, किसकी किताब है, इस किताब का ओनर कौन है। तो whose आप लगाते हो टू फाइंड आउट द ओनर या फिर टू फाइंड आउट द वन हु possesses समथिंग, जो possess करता है। तो इस बुक को possess कौन करता है, ये बुक किसकी है, इसी whose की। इस whose की जगह पर जो व्यक्ति आप लिखोगे उसी की किताब है। तो whose आप लगाते हो टू फाइंड आउट द possession या कह सकते हो ओनर, ठीक है। आगे देखो which आप लगाते हो, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिलेक्शन और चॉइस। जब आप सिलेक्शन या चॉइस की बात करते हो, भाई देखो दो चीजें हैं, ठीक है, और दो में से आप एक को सिलेक्ट करते हो या एक को चूज करते हो बेसिकली, तो ऐसे में आप क्या लगाते हो, which लगाते हो। जैसे मान लो यहाँ पर 5 बैग्स हैं, ठीक है, और मैं आपसे कहता हूं कि इन पांचों में से तुम्हारा कौन सा है। तो बेसिकली मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप इसमें से एक सेलेक्ट करो कि तुम्हारा कौन सा है, यानी कि पूछ रहा हूं कि आप किसको चूज करोगे। या फिर मैं पूछूं कि भाई इन पांचों में से तुम्हें कौन सा पसंद है, तो 5 में से तुम्हें एक निकालना है अलग, यानी कि तुम चूज कर रहे हो, तुम सेलेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे में क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। तो अगर मुझे बोलना हो कि भाई पांचों में से तुम्हारा कौन सा बैग है, तो विच इज योर बैग, विच इज योर बैग, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ना विच बैग इज योर्स, विच बैग इज योर्स, तो आपको पता है ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है विच बैग इज योर्स, इसका मतलब भी क्वेश्चन ही है, यानी कि विच जो इंटेरोगेटिव है, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आप इसको नहीं बोलोगे। अभी मैंने ऊपर बताया था कि इसके डायरेक्ट बात देखो क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी जगह बोलोगे विच इज योर बैग, अब वहां पर जो विच है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वहां पर विच के बाद नाउन तो नहीं आया, ठीक है। तो विच इज योर बैग, तो विच जो उसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो विच बेसिकली आप लगाते हो क्या करने के लिए, सिलेक्शन के लिए, यानी कि सिलेक्ट करने के लिए, दो या दो से ज्यादा में से एक की जब बात हो, और या फिर चूज करना हो दो या दो से ज्यादा में से एक को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। जैसे मान लो पांच लोग हैं जो बेसिकली आपके घर में जो काम करते हैं, जो आपके घरों में काम करने वाले, जैसे ना खाना बनाने वाले या फिर साफ सफाई करने वाले जितने भी होते हैं, मान लो 5 लोग हैं, ठीक है ना, टोटल 5 लोग हैं, ठीक है। और मान के चलो एक गिलास टूट गया, एक गिलास क्या हो गया, टूट गया, और मैं पूछ रहा हूँ कि इन गिलास को ना इन पांचों में से किसने तोड़ा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इन 5 में से एक को सिलेक्ट करने की बात कर रहा हूँ ना मैं, कि इन 5 में से किसने तोड़ा। तो ऐसे केस में मैं क्या लगाऊंगा, हु लगाऊंगा। भाई जानना तो असल में मुझे सब्जेक्ट ही है ना, देखो कि गिलास को किसने तोड़ा, तो गिलास को जो तोड़ने वाला है वो है तो सब्जेक्ट ही, क्योंकि जो काम करने वाला वही सब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर आप हु मत लगाना। अभी आप कहोगे सर अभी आपने कहा था कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हु लगाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप एक के बारे में नहीं पूछ रहे कि हु ब्रोक दिस ग्लास। अगर आप ये बोलते ना कि हु ब्रोक दिस ग्लास, तो उसका सिंपल सा मतलब निकला कि ये ग्लास किसने तोड़ा। वहां पर आप किसी की सिलेक्शन में से या फिर किसी में से दो या दो से ज्यादा में से एक की बात आप नहीं कर रहे, आपने नॉर्मल पूछा कि किसने तोड़ा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि विच ऑफ द सर्वेंट्स, क्या बोला मैंने, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक दिस ग्लास, तो वहां पर विच ठीक है। अगर आप वहां पर ये बोल दो ना हु ऑफ द सर्वेंट्स, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर आप हु लगा रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ एक के बारे में बात करो, आप उससे आगे ये मत करो कि दो हैं दो से ज्यादा उनमें से एक की बात करो, ऐसा मत करो। या अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको दो या दो से ज्यादा में से एक की बात करनी ही है, तो आप विच लगाओ ना, आप बोलो ना विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक दिस ग्लास, तो ऐसे में आप क्या लगाओगे, विच लगाओगे, क्योंकि आप बहुत सारों में से किसी एक को निकाल रहे हो, तो ऐसे में क्या लगाओगे, विच लगाओगे, ठीक है। सही दोनों ही है। अगर आप बोलोगे हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, तो ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या कि ग्लास किसने तोड़ा, ये आप नॉर्मली पूछ रहे हो कि भाई किसने तोड़ा, आप ये नहीं बोल रहे कि इन दो में से या इन तीन में से किसने तोड़ा, नॉर्मल बोल रहे हो किसने तोड़ा। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि विच ऑफ द सर्वेंट्स, ऐसे यहां पर लिखते हैं, अगर आप लिखते हो विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक ग्लास, अगर मैं लिखता हूं विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास, कि सर्वेंट्स में से किसने ग्लास तोड़ा, तो आप देखो यहां पर बेसिकली क्या है, सर्वेंट्स यानी कि एक से तो ज्यादा ही है ना, तो एक से ज्यादा में से आप एक को निकालने की बात करो, तो ऐसे में आप विच लगाओगे। अब इस वाले केस में आप हु मत लगाना, अगर आप यहाँ पर हु लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पर सर्वेंट्स यानी कि एक से ज्यादा है और उनमें से एक निकाल रहे हो आप, तो ऐसे में हु नहीं आएगा, ऐसे में क्या आएगा, विच आएगा, विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते कुछ एग्जाम्पल से देखो।
हु इज गोइंग टू टेल हर अबाउट द इंसिडेंट, कि उसे इस इंसिडेंट के बारे में कौन बताएगा। हु इज गोइंग टू टेल हर, कि कौन बताएगा, तो जो बताएगा वही तो सब्जेक्ट होगा, कि भाई वही तो काम करने वाला होगा। तो हु देखो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसे क्या बोलोगे, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन तो नहीं आ रहा, तो यानी कि प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट। हु इज गोइंग टू टेल हर, कि उसे कौन बताने वाला है। हु रोट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा, ठीक है, हु। तो देखो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट ही फाइंड आउट कर रहा हूँ ना, कि भाई जो लिखने वाला वही तो सब्जेक्ट है। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा, हु रोट अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। whom has he given my notebook, whom has he given my notebook, कि उसने मेरी नोटबुक किसे दी है। तो यहाँ पर जो गिव करने का काम है, जो देने का काम है, वो तो ही कर रहा है ना, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये आपका सब्जेक्ट तो नहीं है ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो ही है। तो बेसिकली जो whom है ये क्या किस लिए लगता है, ये आपको मैंने बताया था, टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। whom has he given my notebook, कि उसने मेरी नोटबुक किसको दी है। तो जिसको दी है, देखो देने वाला जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट है, देने वाला कौन है, ही। इसने जिसको दी है नोटबुक वो कौन है, वही तो ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए मैंने क्या लगाया, हुम लगाया। अगर यहाँ पर आप हु लगा देते तो गलत हो जाता, अगर आप करते थे ना हु हैज गिवन माय नोटबुक तो गलत हो जाता, क्योंकि हु हम लगाते हैं टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर आपको पता है आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर रहे हो, कि उसने मेरी कॉपी दी है किसी को, तो उसने दी है तो ये तो सब्जेक्ट है, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हुम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुज इज दैट कार, हुज इज दैट कार, देखो हुज लगाया मैंने, यानी कि मैं क्या पता कर रहा हूँ वो कार किसकी है, यानी कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द ओनर, कि ओनर कौन है, ठीक है। तो हुज किस लिए लगाते हैं, टू फाइंड आउट द ओनर। और देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है इसके बाद, यानी कि ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इसके बाद नाउन आता तो क्या बन जाता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता। बाय हुम वाज द रामायण रिटन, देखो बाय हुम, देखो एक तो ये लिखा मैंने कि हु रोट, या फिर देखो ये एक मैं ऐसे लिखता हूं, हु रोट द रामायण। एक तो मैं ऐसे लिखता हूं, एक मैं लिखता हूं बाय हुम वाज द रामायण रिटन, ठीक है। ध्यान रखना, देखो हु जो होता है आपको पता है किस लिए लगाते हो आप, टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। और आपको पता है हुम जो होता है वो आप लगाते हो टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। तो आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ी कर दिया आपने, कि देखो यहां पर भी तो हमें सब्जेक्ट ही पता करना ना, कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जिसके द्वारा लिखी गई थी वो तो सब्जेक्ट होगा ना सर। लेकिन आपने तो कहा कि हुम तो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, लेकिन देखो हुम के साथ ये भी तो लगेगा भाई साहब बाय, ठीक है। तो ध्यान रखना जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हो, ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। जैसे अगर मैं लिखता हूं आई डिड दिस, अगर मैं इसका पैसिव बनाऊं तो क्या बनेगा, दिस वॉज डन बाय। देखो यहां पर जो सब्जेक्टिव केस होता है वो यहां पर जाके क्या बन जाता है, बाय, बाय के साथ क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि बाय मी। बेसिकली आई का क्या बन जाता है, बाय मी। तो ऐसे यहाँ पर हु जो है आपको पता है तो सब्जेक्ट है ना, लेकिन जब मैं इसको पैसिव में लेके जाऊंगा तो पैसिव में ये हु का क्या बन जाएगा, बाय। और बाय के साथ क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव केस आता है बाय के साथ। तो भाई बाय के साथ पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं हु का ऑब्जेक्टिव केस कौन है, तो अभी तो मैंने बताया कि हुम आप लगाते हो ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए। तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, हुम है। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, बाय हुम। तो बेसिकली जो बाय हुम है ना, ये लगाते हो टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। ध्यान रखना अगर अकेला हुम है तो वो आप लगाते हो टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर हुम के साथ बाय आ जाए तो ध्यान रखना ये पैसिव को दिखा रहा होता है, और वहां पर ये फाइंड आउट करता है किसको, सब्जेक्ट को ही फाइंड आउट करता है। वहां पर जो बाय हुम है वो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट नहीं करता। तो यहां पर जो मैंने लिखा बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, तो बेसिकली इसी का ये क्या है, पैसिव है। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो बाय हुम लगा है वो ऑब्जेक्ट नहीं फाइंड आउट कर रहा, वो सब्जेक्ट ही फाइंड आउट कर रहा है। पता लग गया क्यों, क्योंकि हु का जो पैसिव बनता है वो ऐसे बनता है बाय हुम से, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, एक्टिव पैसिव में इसको और क्लियर करेंगे। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अभी आपने देखा कि भाई जो हु का पैसिव बनता है, या हु का जो ऑब्जेक्टिव केस लगा, हु का जो ऑब्जेक्टिव केस बनाते हो पैसिव में, वो आप कैसे बनाते हो, बाय हुम, यानी कि बाय के साथ हुम लगाकर, ठीक है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना प्रेपोजिशन के साथ आप हु का इस्तेमाल नहीं करते, ये गलत हो जाता है। प्रेपोजिशन के साथ हुम लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रेपोजिशन के साथ हु नहीं लगा सकते, गलत हो जाता है। जैसे टू हु नहीं बोल सकते आप, है ना, टू हुम बोल सकते हो, ठीक है, टू हुम बोल सकते हो लेकिन टू हु नहीं बोल सकते। तो ध्यान रखना हुम के साथ आप प्रेपोजिशन लगाते हो लेकिन हु के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगाते। लेकिन हाँ एक सिचुएशन ऐसी होती है, एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर हु के साथ भी आप प्रेपोजिशन लगा सकते हो, लेकिन साथ में नहीं आता, इनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। अभी आगे उसके बारे में समझाएंगे। देखो नोट में वही बात लिखी है, पहले एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। देखो तो बाय हुम वॉज द रामायण रिटन, कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर जो बाय हुम है बेसिकली वो सब्जेक्ट को ही फाइंड आउट कर रहा है। मैंने आपको बता दिया कि बाय और हुम जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, हु होता है, यानी कि सब्जेक्ट फाइंड आउट कर रहे हो आप, हु का पैसिव होता है। समझ में आ गया, हु वॉज द रामायण रिटन बाय। या तो देखो मैंने क्या कहा था अभी, आप याद करो कि हुम के साथ आप डायरेक्ट प्रीपोजिशन लगा सकते हो,
लेकिन हु के साथ आप डायरेक्ट प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते, है ना, अभी बताया ना। लेकिन प्रीपोजिशन लगाने के लिए रिक्वायर्ड ये है कि आप हु को अलग कर दो और एक काम करो प्रीपोजिशन को अलग कर दो, यानी कि हु को शुरू में रख दो और जो प्रीपोजिशन है ना वो बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, कंडीशन है। फिर आपको देखो क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो ये पैसिव बना ना बाय हुम, आप बाय हुम को कैसे लिख सकते हो, देखो बाय हुम को या तो आप सीधा लिखो बाय हुम, लेकिन ये बाय हुम अगर आप लिख रहे हो पैसिव में, जो बाय हुम होता है पैसिव में आता है, या तो आप इसको बिल्कुल शुरू में लिखो, या फिर अगर आपको लगता है कि आपको बाय हुम से नहीं बनाना, जैसे ये वाला सेंटेंस है ना, हु रोट द रामायणा, इसका पैसिव दो तरीके से बनेगा, मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं क्लियरली। देखो हु रोट द रामायणा, ये लिखा है, देखो यहां लिखते हैं हु रोट द रामायण, ये एक्टिव है। मैं कहता हूं इसका पैसिव बनाना, तो पैसिव दो तरीके से बनेगा, या तो आप बनाओ बाय हुम से, हु का क्या बनता है बाय हुम, उसके बाद आपको पता है ये पास्ट इंडेफिनिट क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये हम एक्टिव पैसिव में करेंगे। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाती हो। जब एक्टिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है ना, तो पैसिव में क्या हो जाता है, इस वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह आप क्या लगाते हो, पहले वॉज वर्ब लगाते हो और उसके बाद आप क्या लगाते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, ठीक है। तो बाय हुम, उसके बाद आपको क्या लगाना है, वॉज वर्ब। वॉज वर्ब आता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है रामायण, क्योंकि लिखा किसको गया रामायण को, ठीक है। तो रामायण आपको पता है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज आता है, वॉज आता है विद सिंगुलर नाउन्स और वर आता है विद प्लूरल नाउन्स। तो वॉज बाय हुम वॉज, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच में क्या आता है ऑब्जेक्ट, बाय हुम वॉज द रामायण, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिटन। एक हो गया तरीका ये, बाय हुम वॉज द रामायण रिटन। दूसरा तरीका क्या है, मैं इस बाय हुम को ना चेंज कर सकता हूं, कैसे, इस बाय हुम की जगह पर आप हु रहने दो। मैं कहता हूं कि ना आपको पैसिव बनाना है लेकिन हु को चेंज नहीं करना, तो कैसे बनाओगे, हु को हु रहने दो, उसके बाद वॉज आ जाएगा, हु वॉज द, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेम, हु वॉज द रामायण, उसके बाद आ जाएगा रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम आ जाएगा, हु वॉज द रामायण रिटर्न, और लास्ट में आपको क्या चिपका देना, बाय, बस ये भी ठीक और ये भी ठीक। इस बाय को उठाकर लास्ट में ले जाओ, लेकिन जब आप बाय को लास्ट में लेकर जा रहे हो तो हुम का क्या कर देना, हु कर देना। तो इस तरीके से आप हु के साथ भी प्रपोजिशन लगा सकते हो, लेकिन जस्ट एक साथ नहीं लगा सकते, इनको आपको क्या करना पड़ेगा सेपरेट, और सेपरेट करने का बेसिकली मतलब होता है कि प्रेपोजिशन जो होगा वो चला जाएगा बिल्कुल लास्ट में। तो हु वॉज द रामायण रिटर्न बाय, ठीक है। ऐसे देखो, टू हुम आर यू टॉकिंग, कि तुम किससे बात कर रहे हो, तो बात कौन कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तो ये तो सब्जेक्ट है ना। अब देखो ये जो हुम है, आपको मैंने बताया था कि बाय हुम जो होता है उससे आप सब्जेक्ट को ही फाइंड करते हो, क्योंकि वो असल में हु का क्या होता है पैसिव होता है। लेकिन जो टू हुम है ये तो ऑब्जेक्ट को ही फाइंड आउट करेगा ना। क्या बोला मैंने, जो बाय हुम होता है वो हु का पैसिव होता है, तो असल में वो सब्जेक्ट ही फाइंड आउट कर रहा होता है बाय हुम। लेकिन जो हुम होता है या टू हुम होता है या बाकी प्रीपोजिशन के साथ जो हुम आता है वो तो ऑब्जेक्ट के लिए ही आता है। तो जैसे मैंने लिखा टू हुम आर यू टॉकिंग, कि तुम किससे बात कर रहे हो। अब यहाँ पर टू क्यों आया, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल केसेस में क्या होता है, आप टॉक के बाद टू लगाते हो तो वो टू यहां से हटकर हुम से पहले लग जाता है, इसको आप ध्यान रखना। टू हुम आर यू टॉकिंग मतलब तुम किससे बात कर रहे हो, ठीक है, टू हुम आर यू टॉकिंग। आगे बात समझ में आपको कि यहाँ पर होम के साथ टू लगा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ही फाइंड कर रहे हैं हम लोग, कि बात करने वाले कौन हो, तुम बात करने वाले हो, किससे बात कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो वही तो ऑब्जेक्ट है ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि किससे कर रहे हो, तो वही जो व्यक्ति है जिसके बारे में तुम बताओगे कि मैं इससे बात कर रहा हूँ वही ऑब्जेक्ट है। तो टू हुम आर यू टॉकिंग, तो ये क्या है बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन के साथ जो हुम है उसको मैं हु में भी चेंज कर सकता हूं, बताया ना मैंने भाई, प्रीपोजिशन के साथ जो हुम है उसको मैं हु में भी चेंज कर सकता हूं, बस शर्त यह है कि पहले हु लिख दो और प्रीपोजिशन को ले जाओ लास्ट में। जैसे देखो यहां पर भी टू हुम है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, टू हुम की जगह पर एक तो खाली हु लिखो पहले और टू को ले जाओ लास्ट में, तो हु आर यू टॉकिंग टू, बिल्कुल करेक्ट। कितना आसान है ना, कि स्टार्टिंग में जो ये लिखा होता है ना प्रीपोजिशन प्लस हुम, इसको अगर आपको हु में चेंज करना है तो इस पूरे की जगह पर पहले हु लिख दो, बाकी सब सेम रहने दो, आर आर यू यू, टॉकिंग टॉकिंग, इस प्रीपोजिशन को उठा के लास्ट में ले जाओ, ठीक है। व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे, कि आज के लिए तुम्हारा प्लान क्या है। तो देखो व्हाट भी क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो ये भी क्या है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे, विच इज योर बुक, देखो विच क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सिलेक्शन की बात कर रहा है कि विच इज योर बुक, कि तुम्हारी बुक कौन सी है, कि कौन सी बुक तुम्हारी है, तुम्हारी बुक कौन सी है। मतलब इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि भाई कम से कम दो किताबें रखी होंगी और उनमें से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी कौन सी है, तो विच अंडरस्टूड होता है कि भाई कम से कम दो तो होंगी और उनमें से एक की बात हो रही होगी, कि विच इज योर बुक, विच ऑफ दीज बुक्स इज योर्स। देखो ये भी विच जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि इसके बाद भी नाउन नहीं और इसके बाद भी नाउन नहीं, अभी पीछे मैंने आपको बताया अगर इनके बाद नाउन हो जाता तो फिर ये क्या बन जाता, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपने अच्छी तरीके से वीडियो को देखा होगा और अगर आप समझ के पढ़ रहे हो तो। अगर आप लेट के फोन को चला रहे हो या अगर आप टाइम पास करके चलो देख लेते हैं क्या है, तो फिर कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है नोट में,
प्रपोजिशन प्लस हुम इज करेक्ट, प्रेपोजिशन के साथ हुम करेक्ट है, बट प्रेपोजिशन प्लस हु इज इनकरेक्ट। आप एक साथ नहीं लगा सकते इसको, इनकरेक्ट हो जाएगा वो। इफ हु एंड प्रेपोजिशन आर सेपरेटेड, लेकिन हाँ अगर आप हु को और प्रेपोजिशन को सेपरेट कर देते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया, हु को शुरू में और बाय को लास्ट में, ऐसे यहाँ पर देखो हु को शुरू में और टू को लास्ट में, है ना, तो इन अ सेंटेंस इट विल बी करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि प्रीपोजिशन के साथ जो हुम होता है इसको आप हु में चेंज कर सकते हो, लेकिन हु को अलग कर दो और प्रीपोजिशन को कहां पर ले जाओ, प्रीपोजिशन को ले जाओ लास्ट में, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बच गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या क्या होता है भाई, दिस, दैट, दीज, दो, सच। बेसिकली क्या करते हो आप, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हो, मतलब आप संकेत कर रहे होते हो, ठीक है ना, इशारा करके बता रहे होते हो। जैसे मैं बोलूं दैट बॉय इज माई फ्रेंड, दैट बॉय, तो दैट बॉय बोलने का मेरा मकसद क्या है कि मैं इंडिकेट कर रहा हूं कि वो लड़का, दैट बॉय इंडिकेट कर रहा हूं मैं। और मैंने दैट क्यों लगाया ये भी मैं आपको भी समझाऊंगा, पहले आप समझ लो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। ऐसे प्रोनाउंस जो यूज होते हैं क्या करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। डेफिनेशंस वगैरह मैं ऑलरेडी डे 1 के अंदर मैं आपको दे चुका हूं, प्रोनाउन के डे 1 में डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब इनका जो डेफिनेशंस है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। फिर भी मैं बता रहा हूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउंस जो क्या करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, संकेत करने के लिए, ठीक है। अब देखो यूज कहां कहां पर होता है, दिस को हम लगाते हैं, इट इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नाउन व्हिच इज नियर। एक ऐसे सिंगुलर नाउन के लिए आप लगाते हो जो कि क्या है, नजदीक है, ठीक है। जैसे देखो अभी ये पेन है, ये पेन सिंगुलर है यानी कि एक है और मेरे नजदीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज अ पेन। क्या बोलूंगा मैं, दिस इज अ पेन। मैं ये तो नहीं बोलूंगा दैट इज अ पेन, क्या बोलूंगा, दिस इज अ पेन, क्योंकि एक है और नजदीक है। जैसे दिस इज माई बुक, ठीक है, दिस इज माई बुक। अगला दीज, इट इज यूज्ड फॉर अ प्लूरल नाउन। देखो ये प्लूरल के लिए लगता है, व्हिच इज नियर। देखो नियर दोनों ही है, दिस भी नियर के लिए लगाते हैं और दीज भी नियर के लिए लगाते हैं। देखो साउंड सिमिलर, दिस दीज, स का साउंड है, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। दिस दीज दोनों नियर की चीजों के लिए लगाते हैं, लेकिन फर्क क्या है, दिस लगाते हैं सिंगुलर के लिए और दीज लगाते हैं प्लूरल के लिए। अब जैसे मेरे पास ये एक पेन है और मैं एक दूसरा पेन भी ले लेता हूं, इस समय तो फिलहाल नहीं है एक पेन, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पेन है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एक पेन और ये एक पेन है, मान लेते हैं। तो अब ये क्या है, देखो मेरे नजदीक तो है लेकिन अभी एक से ज्यादा है, यानी कि प्लूरल है। तो ऐसे में मैं क्या बोलूंगा, दीज आर माई पेन्स। क्या बोलूंगा, दीज आर माई पेन्स। अब मैं दिस नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा दीज आर माई पेन्स। और अगर दीज लगाया तो जाहिर सी बात है आगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल होगा, आगे जो नाउन है वो भी प्लूरल होगा। मैं तो नहीं बोल सकता ना दीज इज माई पेन, गलत हो जाएगा। क्या बोलूंगा, दीज आर माई पेन्स। पेन्स होगा, पेन भी नहीं होगा, पेन्स होगा, ठीक है। अगला है दैट, दैट लगाते हैं, इट इज यूज फॉर सिंगुलर, लेकिन वो क्या होता है, फार होता है। देखो अगर नजदीक है और एक है तो दिस, लेकिन अगर दूर है और एक है तो क्या लगाते हैं, दैट। अब जैसे मान लो ये पेन में वहां रख दूं, अपने से दूरी पे टेबल पर रख दूं, तो एक तो है लेकिन अब क्या है, मेरे नजदीक नहीं है बल्कि मेरे से क्या है, दूरी पर है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज माई पेन, क्योंकि अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा दिस इज माई, मैं क्या बोलूंगा, दैट इज माई पेन, क्योंकि मैं एक दूर की चीज की ओर संकेत कर रहा हूं। एक है तो क्या बोलेंगे, दैट, दैट इज माई पेन या दैट इज माई बुक। दो सेम दूर की चीज के लिए लगाते हैं लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2000 माई पेन्स, अगर वहां पर दो पेन्स रख दूं तो 2000 माई पेन्स। अब इनके बारे में एक चीज ध्यान रखना, देखो इनको आप पजेसिव, इनको आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो कहते ही हो, लेकिन इन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। इन्हीं को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं अगर इनके डायरेक्ट बाद में क्या आ जाएगा, नाउन। अगर डायरेक्ट नाउन लिखते हो आप, इसके बाद क्या लिखते हो, डायरेक्ट नाउन, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मैंने बोला देखो दिस इज माई बुक, तो आपको पता है यहाँ पर दिस के डायरेक्ट बात तो नाउन नहीं है ना, तो ये ठीक है, प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं दिस बुक इज माइन, अब देखो यहाँ पर दिस है, ठीक है, और दिस के डायरेक्ट बाद एक नाउन आ गया, तो यहाँ पर जो दिस है डेमोन्स्ट्रेट तो ये भी कर रहा है, लेकिन आप इसको आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलोगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है। इन सबके लिए सेम चीज अप्लाई होती है, इनके बाद अगर नाउन आ जाए तो क्या बन जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो that of is used to avoid the repetition of a singular noun if two singular nouns of same class are compared। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाता हूं, ध्यान से समझना। अगर आप दो ऐसी चीजों को कंपेयर कर रहे हो जो सिंगुलर है और सेम कैटेगरी की है, सेम क्लास की, जैसे होटल होटल, दो होटल को कंपेयर कर दिया है ना, बॉटल बॉटल को कंपेयर कर दिया, सिटी सिटी को कंपेयर कर दिया, वेदर वेदर को कंपेयर कर दिया, पर्सन पर्सन को कंपेयर कर दिया। तो अगर आप दो ऐसी चीजों को कंपेयर कर रहे हो जो कि सेम क्लास की हैं और दोनों सिंगुलर हैं, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन को रिपीट ना करना पड़े, रिपीट करने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं दैट ऑफ, ठीक है। क्या लगाते हैं, दैट ऑफ। और ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं ऐसे दो नाउन्स को कंपेयर कर रहे हैं जो कि सेम क्लास की हैं लेकिन अब वो प्लूरल हैं, जैसे मैगजीन्स को मैगजीन्स से कर रहे हैं,
ठीक है, सिटीज को सिटीज से कर रहे हैं, रोड्स को रोड्स से कर रहे हैं, होटल्स को होटल्स से कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल है तो सेम क्लास, दोनों सेम क्लास के होने चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन अगर वो प्लूरल है तो ऐसे में क्या होता है, हम रिपीटेशन को रोकने के लिए अब हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं दोज ऑफ। क्या लगाते हैं, दोज ऑफ। इस चीज को ध्यान रखना कि दैट ऑफ इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए दैट ऑफ लगाते हैं ऑफ सेम क्लास। लेकिन वो ध्यान रखना वो नाउन्स दोनों सेम क्लास, ऐसा नहीं कि आप एक पेन को एक सिटी से कंपेयर कर रहे हो या एक वेदर को एक सिटी से कंपेयर कर रहे हो, ये गलत हो जाता है, वो तो कंपैरिजन होता ही नहीं है। आप एक वेदर को यानी कि मौसम को आप सिटी से कैसे कंपेयर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। या फिर आप होटल को सिटी से कंपेयर कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। सेम क्लास की चीजें कंपेयर होनी चाहिए। और अगर दोनों सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं, ऐसे में दैट ऑफ लगाते हैं। और कब लगाते हैं, कहां पर लगाते हैं, अभी समझाता हूं। और अगर प्लूरल है, देखो लिखा है ना सेम क्लास, प्लूरल नाउंस अगर सेम क्लास की हैं तो उनमें क्या करते हैं, रिपीटेशन को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, दोज ऑफ। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैं लिखूं द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली। देखो क्या लिखा, द वेदर ऑफ मुंबई, मुंबई का जो वेदर है ना इज बेटर, वो बेहतर है देन दिल्ली, दिल्ली के मुकाबले। देखो देन के बाद जो चीज लग रही है बेसिकली कंपैरिजन उसी से होता है। तो यहां पर देन के बाद आपने क्या लगाया, दिल्ली लगाया। तो आप मुझे बताओ यहां पर आप कंपेयर किसको कर रहे हो, वेदर को कर रहे हो या मुंबई को कर रहे हो। तो आप कहोगे सर हम तो वेदर को कर रहे हैं ना, हमने क्या बोला, वेदर ऑफ मुंबई, हमने मुंबई नहीं बोला, हमने बोला वेदर ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई का वेदर। तो हम कंपेयर तो वेदर को कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देन के डायरेक्ट बाद दिल्ली आ गया, तो भैया देन के बाद जो आता है आप उसी से कंपेयर कर रहे हो। तो आप बताओ क्या आप वेदर की कंपैरिजन आप किसी सिटी से कर सकते हो क्या। तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस जो है ना ये बिल्कुल क्या है, गलत है। देखने में तो आपको सही लगेगा, आपको लगा सर ठीक तो है, द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली, कि मुंबई का जो वेदर है दिल्ली से बढ़िया, दिल्ली से बढ़िया नहीं, दिल्ली के वेदर से बढ़िया बोलो। आप वेदर की तुलना वेदर से करो। तो ऐसे में आप क्या करोगे, सही करने के लिए मैंने क्या बताया, देखो सही करने के लिए क्या करोगे, ये है ना भाई साहब, ये आपकी हेल्प करेंगे। देखो क्या इसी सेंटेंस को कैसे लिखोगे आप, द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन के बाद आपको क्या लिख देना, अगर आपको लग रहा है यहां वाली चीज सिंगुलर है, वेदर तो सिंगुलर ही है ना, सिंगुलर चीज को कंपेयर कर रहे हो, तो देन के बाद आपको क्या लगा, देन के बाद लगाना, क्या लगाना, दैट ऑफ, द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। अब लगाओ अब दिल्ली, अब बिल्कुल क्या है, सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि अब आप दिल्ली को कंपेयर नहीं कर रहे, अब आप कंपेयर करो दैट ऑफ। अब इस दैट ऑफ का मतलब क्या है, इस दैट ऑफ का मतलब असल में वेदर ही है, ध्यान रखना। द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो हमें दोबारा से वेदर ना बोलना पड़े, तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, दैट ऑफ, क्योंकि दैट ऑफ का असल में मतलब क्या है, वेदर ही है। समझ में आ रहा है, मुंबई के वेदर की तुलना में दिल्ली से कर रहा हूं, तो वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। लेकिन कभी कभी होता है ना कि यहाँ पर प्रपोजिशन अलग होता है, ऑफ की जगह पर आपको इन दिख जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ध्यान रखना, वहां पर भी दैट ऑफ की जगह पर क्या आ जाएगा, दैट इन आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे क्या होगा, यहाँ पर इन आ जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, दोज ऑफ की जगह पर क्या आ जाएगा, दोज इन आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखना ध्यान से, द आर्टिकल्स पहले आप बताना सही है गलत है, इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। पहले तो आप मुझे बताओ कि सेंटेंस सही है गलत है, पढ़ देता हूं मैं, हो सकता है कोने वाली चीज आपको दिखना रही हो। द आर्टिकल इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। तो आप मुझे बताओ सेंटेंस ठीक है या गलत है, जल्दी से बताओ। तो देखो आपका आंसर क्या होगा सर, यहां पर पहले तो बताओ कंपेयर हम कर किसको रहे हैं, द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन आर बेटर। तो बेटर क्या है, बेटर आर्टिकल है या बेटर मैगजीन है। तो आपका आंसर होगा सर बेटर आर्टिकल्स है, क्योंकि मैं तो आर्टिकल को कंपेयर कर रहा हूं ना। आर्टिकल कहां पे है, इस मैगजीन में, तो वो तो एक्स्ट्रा मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आर्टिकल इस मैगजीन की है। लेकिन बेटर क्या है, बेटर तो आर्टिकल ही है ना, बेटर क्या है, आर्टिकल है। तो अगर बेटर आर्टिकल है तो यानी कि मैं कंपेयर आर्टिकल्स को कर रहा हूं। तो अगर मैं कंपेयर आर्टिकल्स को कर रहा हूं तो यहां पर देन के बाद जो चीज लिखी है बेसिकली कंपैरिजन उसी से हो जाती है। तो यहां पर देन के बाद लिखा है दैट मैगजीन, तो आपको पता है मैं आर्टिकल्स की तुलना मैगजीन से नहीं कर सकता, मैं आर्टिकल्स की तुलना आर्टिकल से ही करूंगा। तो आपको पता है सेंटेंस में गड़बड़ तो है। सही करने के लिए आप क्या करोगे, देखो इस देन के बाद क्या करना है, यहां पर लिख देता हूं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन आर बेटर देन, अब देखो मैंने बताया था अगर यहां वाली चीज सिंगुलर हो तो दैट की तरफ जाना, अगर प्लूरल हो तो दोज की तरफ। तो प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे, दोज। लेकिन आंख बंद करके ना दोज ऑफ मत लगा देना, कहीं दोज ऑफ लगा के चले आओ। यहां पर देखना कि कौन सा प्रीपोजिशन है, यहां पर इन है, तो यहां पर भी क्या होगा, दोज इन। द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दोज इन दैट मैगजीन। अब लगाओ आप दैट मैगजीन, ये जो दैट है बेसिकली
ये वाला दैट ऑफ वाला दैट नहीं है, दैट आपको पता है क्या है बेसिकली, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद देखो एक नाउन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, दोज इन आ गया, दोज ऑफ की जगह पर क्या आ गया, दोज इन, क्योंकि यहाँ पर भी क्या इन है। द आर्टिकल्स इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दोज इन दैट मैगजीन, इस तरीके से आपको सेंटेंस करना है, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं कुछ यहाँ पर जो लिखे हैं पहले से। एक और तरीका होता है वैसे, पता है आपको, जैसे मैंने लिखा था ना, द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली, इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, देखो, तो उसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्लीज, ये भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अपॉस्ट्रोफ एस लगा दोगे आप तो अंडरस्टूड हो जाता है कि भाई दिल्लीज का मतलब दिल्ली के किसकी बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, द वेदर ऑफ मुंबई इज बेटर देन दिल्ली की, दिल्ली के मौसम से, अंडरस्टूड हो जाता है, अपॉस्ट्रोफे लगाने का मतलब अंडरस्टूड हो जाता है। लेकिन अभी हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखो, दैट ऑफ मैंने बताया और दोज ऑफ मैंने बताया कि कब लगाते हैं, ठीक है। योर कार इज बिगर देन दैट ऑफ माइन, तो यहाँ पर देखो दैट ऑफ जो है वो बेसिकली क्या है, कार की ही बात कर रहा है, कि योर कार इज बिगर देन माई कार, तो यहाँ पर दैट ऑफ माइन का मतलब क्या है, माई कार, माई कार, ठीक है, ध्यान रखना। द क्लाइमेट, अच्छा मैंने दैट ऑफ क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि दैट ऑफ आपको पता है कब लगाते हैं, जब बात किसकी हो रही हो, सिंगुलर की। योर कार इज बिगर देन दैट ऑफ माइन, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, तो देखो दैट ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि क्लाइमेट यानी कि सिंगुलर चीज को कंपेयर करें, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन, अगर मैं सिर्फ ये करता, सिर्फ ये, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दिल्ली, तो आपको पता है मैं क्लाइमेट को दिल्ली से कंपेयर कर रहा हूँ, जो कि वैसे भी गलत हो जाता है, तो आपको पता है दो सेम चीजों को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, दैट ऑफ, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो द होटल्स इन पटना, पटना के जो होटल्स हैं, आर बेटर देन दोज ऑफ रांची। अब बताओ इस सेंटेंस के अंदर गड़बड़ी क्या है, इस सेंटेंस में गड़बड़ी बताओ। देखो होटल को हम कंपेयर कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, होटल से करेंगे, तो देखो इसके लिए हमने क्या लगा रखा, दोज ऑफ, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक तो है, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है होटल्स, तो प्लूरल क्या लगा दिया दो, अगर ये नहीं होता तो बिल्कुल गलत हो जाता, कि द होटल्स इन पटना आर बेटर देन रांची। भाई पटना, पटना के होटल्स की तुलना आप रांची से थोड़ी करोगे, पटना के होटल्स की तुलना आप रांची के होटल से करोगे, तो होटल्स की जगह पर यहाँ पर क्या आ रहा है, दोज ऑफ, तो आ तो रहा है, तो आप कहोगे सर गलत क्या है इसमें, देखो गलत यह भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑफ नहीं है, यहाँ पर ऑफ कहीं पर भी देखो, यहाँ पर तो ऑफ नहीं है तो ऑफ आ गया, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा प्रीपोजिशन भी नहीं है, यहाँ पर ऑफ है तो ऑफ आ गया, लेकिन यहाँ पर इन आ गया ना, अलग से एक प्रीपोजिशन आपको दे दिया, द होटल्स इन पटना आर बेटर देन दोज ऑफ रांची, नहीं आप क्या लगाओ, दोज इन रांची, ठीक है। द होटल्स इन पटना आर बेटर देन दोज इन रांची, कि भाई पटना के जो होटल्स है वो क्या है, रांची के होटल से क्या है, बेहतर है, द होटल्स इन पटना आर बेटर देन दोज इन रांची, ठीक है। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई, अब देखो यहाँ पर स्ट्रीट्स यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या आ गया, दोज ऑफ आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या रहा, ऑफ आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये दैट ऑफ और दोज ऑफ का जो फंडा है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दिस दैट इज यूज्ड बिफोर सॉर्ट ऑफ, देखो अगर आपको दे रखा हो कहीं पर, आपको दिख जाए सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ या टाइप ऑफ, सिंगुलर है ना तीनों, देखो सॉर्ट ऑफ भी सिंगुलर है, काइंड ऑफ भी सिंगुलर है और टाइप ऑफ भी सिंगुलर, तो ऐसे में क्या आ जाएगा, दिस और दैट आएगा इनके साथ, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिख जाए सॉर्ट्स ऑफ प्लूरल हो गया, काइंड्स ऑफ प्लूरल हो गया, टाइप्स ऑफ प्लूरल, तो ऐसे में क्या आएगा, दोज और दीज आएगा, सिंपल है ये तो, भाई सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, ये दोनों सिंगुलर होते हैं आपको पता है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, कहां चला गया, हाँ प्लूरल के साथ क्या आएगा, प्लूरल ने की दोज और दीज, ठीक है। जैसे दिस काइंड ऑफ मोबाइल फोन इज कॉस्टली, कि इस तरह का जो मोबाइल फोन है वो महंगा होता है। दीज काइंड्स ऑफ कार्स, अब देखो यहाँ पर काइंड्स आ गए तो इसलिए क्या आ गया, दीज आ गए, दीज काइंड्स ऑफ कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड हियर, और ये प्लूरल क्यों, क्योंकि आपको पता है ये प्लूरल है पूरा का पूरा, ठीक है। दैट सॉर्ट ऑफ, देखो सिंगुलर सॉर्ट ऑफ तो क्या गया, दैट आ गया, दैट सॉर्ट ऑफ बॉय इज हेटेड बाय एवरीवन, दो सॉर्ट्स ऑफ पीपल, देखो यहाँ पर सॉर्ट्स है तो क्या गया, दोज आ गया, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट, कि दिस और इट में क्या अंतर है, देखो दिस का मतलब भी, दिस की हिंदी भी क्या होती है, यह है, और इट की हिंदी भी क्या होती है, यह है, ठीक है। एक जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है, ध्यान रखना कि दिस जो है आपको पता है एक पॉजेसिव, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है, ठीक है। यानी कि आप दिस के बाद एक नाउन लगा भी सकते हो और एक नाउन नहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जो इट होता है आपको पता है, इट जो है ना वो केवल क्या है, इट एक क्या है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, इट क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि इट केवल प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके बाद एक नाउन नहीं लगा सकते, ये सबसे बड़ा अंतर है, ध्यान रखना कि दिस के बाद एक नाउन आप लगा सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर एडजेक्टिव हुआ दिस तो नाउन लगाना है,
अगर दिस आपका प्रोनाउन हुआ तो नाउन नहीं लगाना, अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन इट जो है ये केवल क्या है, एक प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। और प्रोनाउन भी कौन सा है, पॉजेसिव है, ठीक है, सॉरी पॉजेसिव नहीं है, बेसिकली इट जो है आपको पता है नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, ठीक है। ये जो होता है ना, ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है इट, ठीक है। नॉमिनेटिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, ठीक है। पॉजेसिव क्या होता है, पॉजेसिव जो मैंने लिखा वो होता है आपका इट्स, ये होता है पॉजेसिव, ठीक है। तो ध्यान रखना, इट के बाद बेसिकली आप एक नाउन नहीं लगाते, लेकिन दिस के बाद आप नाउन लगाते हो। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं इट्स के बाद नाउन आएगा नहीं आएगा, तो आप मुझे बताओ आएगा नहीं आएगा, तो आप कहोगे सर इट्स के बाद भी नाउन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, सिर्फ एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, नाउन आता आपका किसके बाद, एडजेक्टिव के बाद, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फर्क है कि इट के किसी भी फॉर्म के बाद एक नाउन नहीं आता, लेकिन दिस के बाद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। देखते हैं, फर्क पढ़ते हैं। यूज ऑफ इट को हम कहां पर यूज करते हैं, इट इज यूज्ड, इट को हम यूज करते हैं टू एक्सप्रेस टाइम, जब हमें टाइम एक्सप्रेस करना हो, वेदर यानी कि मौसम बताना हो, टेम्परेचर बताना हो, डिस्टेंस यानी कि दूरी बतानी हो, और एनी नेचुरल फिनोमेना या किसी भी प्राकृतिक घटना की जब हम बात कर रहे हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, ठीक है। किस किस की, या तो टाइम बताना हो, या वेदर बताना हो, या टेम्परेचर बताना हो, या डिस्टेंस बताना हो, या फिर क्या बताना हो, कोई भी नेचुरल फिनोमेना की जब हम बात कर रहे हो, यानी कि प्राकृतिक घटना की बात कर रहे हो, तो क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। जैसे इट इज रेनिंग, एक नेचुरल फिनोमेना है ना, इट इज रेनिंग। बेसिकली यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, अगर बोलूं बारिश हो रही तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बारिश होना तो एक काम है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जहां पर भी आपको लगे ना सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो वहां पर आपको इट लगाना होता है, ठीक है। इट जो होता है ना, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का भी काम करता है, मतलब एक पूरे सेंटेंस को इंट्रोड्यूस कर सकता है वो। इट इज रेनिंग की बारिश हो रही है, तो जहां पर भी आपको लगे कि सब्जेक्ट नहीं है, इट लगा दो। इट इज मॉर्निंग, देखो टाइम की बात हो रही है तो इट लगा दिया, टाइम बताने के लिए। इट इज वेरी हॉट टुडे, वेदर बताने के लिए इट लगा दिया। इट इज 3 o'clock, टाइम बताने के लिए इट लगा दिया। इट इज मंडे, टाइम बताने के लिए, डे बताने के लिए भी इट लगा दिया। इट इज विंटर, क्या बताने के लिए, सीजन बताने के लिए, सीजन बताने के लिए भी लगा सकते हो, सीजन बताने के लिए, या फिर वेदर या टेम्परेचर टाइम वगैरह बताने के लिए आप क्या लगाते हो, इट लगाते हो। तो ये होता इट का पहला यूज, ठीक है। उसके बाद इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन। इट को आप लगाते हो एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट क्या करने के लिए, टू एम्फेसाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए इट जो होता है ना सेंटेंस में, एज अ सब्जेक्ट आप यूज करते हो, ठीक है। और ये मैंने आपको पिछली वीडियोज में, प्रोनाउन की ही पिछली वीडियोज में मैंने आपको पढ़ा रखा है इसके बारे में, कि जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि इट, सेंटेंस के शुरू में आपको दिख जाए इट, और इट के साथ आपको क्या दिख जाए, या तो वॉज दिख जाए, या फिर आपको दिख जाए इज, ठीक है, या फिर आपको दिख सकता है कभी कभी विल भी। ध्यान रखना, अगर सेंटेंस के शुरू में आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर इसके बाद एक प्रोनाउन आ रहा है, भाई अगर सेंटेंस के शुरू में इट है, इट के बाद वॉज या इज या विल भी है, तो और इसके तुरंत बाद अगर एक प्रोनाउन है, तो ध्यान रखना ये प्रोनाउन जो होगा हमेशा किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में। जैसे आप ये नहीं बोल सकते इट इज मी हु वेंट देयर, हु वेंट देयर, आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इट से, इट के बाद कह रहा है इज। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर इट से शुरू हो, इट के बाद इज हो या वॉज हो विल बी हो, तो अगर इसके बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है, जैसे देखो मी एक प्रोनाउन है, तो हमेशा किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, मी नहीं होता, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता। तो इट इज आई, इट इज मिनी, इट इज आई, इट इज ही, इट इज दे, है ना। अब आप कहोगे सर इज आई, ये तो मैच नहीं कर रहा, एम आई होना चाहिए ना। ध्यान रखना है जो इज होता है वो इट के अकॉर्डिंग आता है, आगे जो भी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो आएगा आई के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो इट, और बेसिकली करता क्या है, ये सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करता है। इट वाज आई, कि हाँ वो मैं था, हु वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, जो हमेशा मौजूद था तुम्हारी मदद करने के लिए। ध्यान रखना, तो यहाँ पर जो इट है वो क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है आई को। मैं सीधा भी बोल सकता था कि आई वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, सीधा भी बोल सकता था ना मैं, आई वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, कि मैं हमेशा था मौजूद तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बोला ना इट वाज आई, इसका मतलब मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई वो मैं था जिसने तुम्हारी हमेशा मदद करी है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा क्या होगा, इट होगा, और यहाँ पर वॉज या इज होगा, तो आगे जो प्रोनाउन होगा नॉमिनेटिव केस, अगर यहाँ पर मी होता तो गलत हो जाता है। तो इट वॉज आई हु। अब अगर आपको लग रहा है कि इस प्रोनाउन के बाद, ही जो प्रोनाउन है ये वाला, इसके बाद अगर आपको लग रहा है एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो से पढ़ा रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है हु, विच, दैट, करा रखा है ना। तो आगे ध्यान रखना, जो भी आपका वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या एडजेक्टिव है, वो आएगा इससे पहले वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से आगे और पीछे वाले को रिलेट करता है। तो अगर हु से पहले आई है, तो जाहिर सी बात है हु के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव होगा वो भी आई के अकॉर्डिंग ही होगा, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग लग गया, लेकिन बाकी जो है वो इसके अकॉर्डिंग होगा। तो इट वॉज आई हु वॉज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे इट इज ही, देखो यहाँ पर इट इज आ गया, तो मैंने कहा ना जैसे ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे, तो उसके बाद जो प्रोनाउन है वो भी नॉमिनेटिव केस, तो देखो नॉमिनेटिव केस तो है, इट इज ही। अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया,
तो आगे जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब या एडजेक्टिव है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो आएगा अकॉर्डिंग टू द, इसके पहले वाला जो आपका होगा ना प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। जैसे इट इज ही हु हैज सबमिटेड योर फी, अब आपको सर योर तो गलत लगा दिया आपने, अगर आप कह रहे हो ही के अकॉर्डिंग आना चाहिए तो ही के अकॉर्डिंग तो हिज फी आना चाहिए, लेकिन आप सेंटेंस पढ़ के देखो क्या है, इट इज ही, ये वो था, ये वो है, हु हैज सबमिटेड योर फी, तो यहाँ पर तो एक अलग व्यक्ति की बात हो रही है ना, तो अलग व्यक्ति की बात हो रही है तो क्या दिक्कत है, योर फी ठीक तो है कि ये वो है जिसने तुम्हारी फीस सबमिट कराई है, तो ये जो योर है तो तुम्हारे लिए यूज कर रहा हूं ना कि तुम्हारी फीस सबमिट कराई है, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। बेसिकली जो हैज है वो आएगा अकॉर्डिंग टू ही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला इट का इज देखो, इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए इट यूज करते हैं, इनएनिमेट थिंग्स यानी कि निर्जीव चीजों के लिए यूज करते हैं, कंट्रीज के लिए यानी कि देशों के लिए, और इन्फेंट्स यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं बेसिकली उनके लिए भी इट यूज करते हैं। एनिमल्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, थिंग्स के लिए, सॉरी इनएनिमेट थिंग्स के लिए, कंट्रीज के लिए और इन्फेंट्स के लिए। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ दिस डॉग, कि मैं इस कुत्ते से बहुत डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस डॉग बिकॉज, क्योंकि इट इज वेरी फेरोशियस। देखो यहाँ पर मैंने इट लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि बात किसकी हो रही है, डॉग की, एनिमल की बात हो रही है। बिकॉज इट इज वेरी फेरोशियस, बिकॉज इट इज वेरी फेरोशियस, तो मैंने क्या लगा दिया, इट लगा दिया, किसके लिए, डॉग के लिए, कि ये वेरी फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब होता है गुस्से वाला, तो गुस्से वाला कौन है, इट मतलब कौन है, डॉग, जिसकी बात हो गई यहाँ पर, ठीक है। रॉबर्ट हैज सम वेपन इन हिज पॉकेट, कि रॉबर्ट के पैकेट में ना कोई वेपन है, एंड आई थिंक, और मुझे लगता है इट इज अ नाइफ, की एक चाकू है। तो ये क्या, ये जो इट है किसके लिए आ रहा है, वेपन के लिए, कि मुझे लगता है कि रॉबर्ट के पॉकेट में एक वेपन और मुझे लगता है एक चाकू है, ये एक चाकू है, तो ये मतलब क्या, वही जो वेपन है उसी की तो बात हो रही है, तो निर्जीव चीज है ना, तो इनएनिमेट चीजों के लिए, एनिमल्स के लिए, कंट्रीज के लिए, इन्फेंट्स के लिए, सबके लिए हम क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला देखो, इट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेज और क्लॉज, इट को हम यूज करते हैं टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेज और क्लॉज, किसी भी फ्रेज को, ठीक है, या फिर किसी भी क्लॉज को आपको अगर इंट्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हो, उसके लिए आप लगाते हो, उसके लिए आप क्या लगाते हो, इट लगाते हो, ठीक है। चलो देखो, एक मैसेज आ गया था, देखो, अ नाउन कैन, सॉरी, इट इज यूज्ड आफ्टर, यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ फ्रेज और क्लॉज, एक फ्रेज और क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्या लगाते हो, आप लगाते हो इट लगाते हो, ठीक है। जैसे देखो, आई हैव ऑलवेज, अच्छा उससे पहले देखो, आप लोग लिखते हो नहीं कमेंट के अंदर, तो मेरे को फिर मेरा ना मन नहीं करता आपको पढ़ाने का फिर ऐसे, भाई मैं अगर आपसे कुछ पूछता हूँ ना तो आप उस चीज को रिप्लाई किया करो, आप उस चीज को कमेंट में लिख के बताया करो, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, इस वीडियो को चाहे 5 बच्चे देखें, चाहे 10 बच्चे देखें, है ना, चाहे 20 बच्चे देखें, चाहे 100 बच्चे देखें, चाहे 1000 बच्चे देखें, चाहे 1 लाख बच्चे देखें, कितने भी बच्चे देखें, मुझे उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो गाड़ी चला दी है, ए टू जेड बैच, मैंने कहा ना मैंने शुरू कर दिया ए टू जेड, अब मैं इसको खत्म करके रुकूंगा। और मेरे ए टू जेड बैच पढ़ाने के बाद ना, इतनी तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ अपने 8 साल के पढ़ाने के एक्सपीरियंस से, कि जो मैंने ए टू जेड बैच में करा दिया, अगर तुम उसको अच्छे से पढ़ गए, तुमने उसके अच्छे से अगर नोट्स बना लिए, और साथ में अलग से, क्योंकि देखो वोकैबुलरी तुम्हें अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है ना, वोकैबुलरी के लिए मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो डाल रखी है चैनल पे, उसको देख लो, मैंने वहां पर बुक्स बता रखी हैं, तो वोकैबुलरी की कोई सी भी आप बुक ले लो और वोकैबुलरी याद करो। अगर आप मेरा ए टू जेड बैच कर गए, अगर वोकैबुलरी भी साथ में कर रहे हो, तो इस बात की पूरी गारंटी कि आपका इंग्लिश में जो स्कोर है ना, वो हमेशा ही अच्छा होगा, चाहे आप कोई से भी एग्जाम दे लेना, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे लो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे लो, हर एग्जाम के अंदर आपका स्कोर अच्छा होने वाला है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको पूरा फोकस करना है। तो भैया अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं तो आप उसको बताया करो, उसका रिप्लाई किया करो कमेंट के अंदर, ताकि मुझे लगे तो सही कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप लोग एक्टिव होकर पढ़ाई कर रहे हो, ताकि मेरा भी पढ़ाने का ज्यादा मन करे, चाहे 2 बच्चे ही करें लेकिन करे तो सही, ताकि मुझे लगे हाँ कम से कम 2 ऐसे चैंपियंस हैं जो पढ़ रहे हैं और जिनके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा सा योगदान कम से कम होगा, ठीक है ना। तो लिखा करो। तो आप मुझे कमेंट में फ्रेज और क्लॉज के बीच में डिफरेंस बताओ, कि फ्रेज किसे कहते हैं, क्लॉज किसे कहते हैं। आप चाहो तो इंटरनेट की मदद ले सकते हो, ठीक है। आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, कि मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, ये देखो फ्रेज है पूरा, है ना, अपने आप में कंप्लीट एक सेंटेंस टाइप है ना, आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, कि मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, एंड यू नो इट, और ये तुम जानते, एंड यू नो इट, तुम इसे जानते हो और तुम ये जानते हो। तो ये मतलब क्या जानते हो, ये बताओ, ये का मतलब क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो। आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू, कि मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया, एंड यू नो इट, तो इस इट का मतलब क्या, ये जो छोटा सा इट है ना, ये क्या कर रहा है, इस पूरे फ्रेज को वो कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, कि तुम ये जानते हो। तो ये मतलब क्या जानते हो, यही कि मैंने तुम्हें हमेशा सपोर्ट किया है, तो इट लगाते हैं। अगर आप केवल नो लगा देते तो गलत हो जाता, क्योंकि केवल वर्ब पे तो आप खत्म कर नहीं सकते ना सेंटेंस को, एक ऑब्जेक्ट आपको चाहिए। आप ये तो नहीं बोल सकते कि आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू एंड यू नो व्हाट, यू नो इट, यू नो इट। तो अगर किसी फ्रेज को या क्लॉज को आपको सपोर्ट करना हो या इंट्रोड्यूस करना हो, तो ऐसे में क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू एंड यू नो इट। नोबडी विल स्टैंड बाय यू इन टाइम ऑफ नीड, कि जरूरत के टाइम पे कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, कोई भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा,
एंड इट इज ट्रू, और ये सच है। तो सच क्या है? इट इज ट्रू। ये क्या मतलब? यही कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा मुसीबत में। तो इस इट का मतलब ये है। ये जो इट है ना, इतने बड़े से एक फ्रेज को क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है। ध्यान रखना, ऐसे काम कौन करता है? इट करता है, ठीक है। एंड इट इज ट्रू, और ये क्या है? सच है। देखो वही चीज जो हमने पीछे भी पढ़ी, अ नाउन कैन बी यूज्ड आफ्टर दिस बट नॉट आफ्टर इट। इट के बाद आप नाउन नहीं लगा सकते, लेकिन दिस के बाद लगा सकते हो। इट बुक इज माइन, ये क्या गलत है? इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इट के बाद नाउन नहीं आता। इसकी जगह पर क्या बोलोगे? इट इज माई बुक, ये बिल्कुल ठीक है। दिस इज माई बुक, ये बिल्कुल ठीक है। दिस के बाद नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है। दिस बुक इज माइन, दिस के बाद आ भी सकता है। दिस बुक इज माइन, ये भी बिल्कुल क्या है? ठीक है। दिस इज यूज टू गिव इंट्रोडक्शन और टेल आइडेंटिटी। देखो दिस आप लगाते हो जब आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो या फिर अपने आइडेंटिटी बता रहे होते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? दिस लगाते हैं, है ना। जैसे आपको कोई कॉल करता है तो आप कॉल पे क्या बोलते हो कि, जैसे आप किसी से पूछते हो तो आप क्या बोलते हो? इज दिस डॉक्टर बत्रा? इज दिस डॉक्टर बत्रा? तो आपने दिस क्यों लगाया? क्योंकि आप सामने वाले से उसकी आइडेंटिटी पूछ रहे हो, ठीक है। और अगर सामने वाला अपने आपको इंट्रोड्यूस करो तो कैसे बोलेगा? यस दिस इज बत्रा। क्या बोलेगा? यस दिस इज बत्रा, यानी कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। तो आइडेंटिटी बताने के लिए या इंट्रोडक्शन के लिए आप हमेशा क्या लगाते हो? हमेशा क्या लगाते हो? दिस लगाते हो। आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि इट इज डॉक्टर बत्रा, नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, आइडेंटिटी दे रहे हो। तो ऐसे में क्या लगाओगे? हमेशा दिस लगाओगे। तो दिस इज, जैसे आपने सुना होगा, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, AIR FM गोल्ड जो आता है ना, आप सुनोगे तो उस पर अनाउंसमेंट होती है, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज डॉक्टर स्ट्रेंज, कोई अपने आप को बोल रहा है कि दिस इज डॉक्टर स्ट्रेंज, कि मैं हूं डॉक्टर स्ट्रेंज। तो कोई अपना आइडेंटिटी बता रहा है ना, कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर भी हमने क्या लगा दिया? हमने लगा दिया दिस लगा दिया। तो ये बहुत ही मेजर फर्क था दिस और इट के अंदर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक की क्लास आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं प्रोनाउन के अंदर, जो कि मैं वैसे तो इस वीडियो में मैं खत्म करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि अब मेरी ऑफलाइन क्लास का भी टाइम हो गया, तो मेरे को ये क्लास यहीं तक करनी पड़ेगी। 45 मिनट्स की मेरे ख्याल से क्लास हो चुकी है, जो कि सफिशियंट है। इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बेसिकली 6-7 रूल्स हैं इसके, जो मैं सोच रहा था कि आज ही 1.5 घंटे की वीडियो करके मैं कर देता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो वीडियो जो है आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। कोशिश करूंगा अगर मैं आज शाम को रिकॉर्ड कर पाया तो मैं आज शाम को डाल दूंगा। बाकी नाउन जो है वो 98% तो, प्रोनाउन जो है वो 98% खत्म हो चुका है। जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट 6 या 7 रूल्स हैं, जो कि अपने आप में सच में इंपॉर्टेंट है, उसकी वीडियो आपको छोटी सी कल मिल जाएगी, आधे घंटे की वीडियो, ठीक है। और कल ही मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा नया टॉपिक है एडजेक्टिव, मैं उसकी जो फर्स्ट क्लास है वो प्रोवाइड कर दूं, वो अपलोड कर दूं चैनल पे, तो आप उसको भी देख सको। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी सिलेबस को करने की। आप लोग भी अच्छी तरीके से मेहनत करो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, जिंदगी में कामयाब बनो, सरकारी नौकरी लो, ऑफिसर बनो, माँ बाप को प्राउड फील कराओ, माँ बाप के सपनों को पूरा करो, अपने सपनों को पूरा करो। टाइम पास मत करो, यहाँ वहाँ मत भटको, ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियोस वगैरह मत देखो, है ना, और ज़्यादा गाइडेंस वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, सेल्फ स्टडी को टाइम दो, ठीक है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो। जय हिंद।